Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA NEET based test number 87 chemistry paper. Let's see how the test paper was, and by the end of our discussion we will try to analyze what a good score in this test paper should be. Okay, so beginning with the first question. 3D4 configuration may have the exchange of, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस काउंट करने हैं. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस. तो यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम स्पिन, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजिशंस. इस तरह की थ्योरी है कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स में आपस में अपनी पोजिशंस एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड सच एक्सचेंजेस लीड टू स्टेबिलिटी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है. फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बचा, इसके लिए 2 और ऑप्शंस बचते हैं एक्सचेंज करने के लिए. और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड पोजीशन पर, इसके पास एक ही ऑप्शन और बचता है एक्सचेंज करने के लिए. ठीक है, और ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी सभी जगह से एक्सचेंज हो चुका है. तो अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर 6 टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं between these 4 electrons. 6 exchange, right? Fourth option is correct. Second question, identify the correct order of increasing number of pi bonds in the structures of the following molecules. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए. चलिए ड्रॉ करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स. H2S2O6 ये एक डाइप्रोटिक एसिड है. इसमें सल्फ़र बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और अगर आप काउंट करें तो इसमें 4 पाई बॉन्ड्स हैं. सेकेंड वाला मॉलिक्यूल H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. और थर्ड वाला जो है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O5. S2O5 है एक्चुअली. तो यहाँ पर सल्फ़र डबल बॉन्ड, एक सल्फ़र पर लोन पेयर. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. ये H2S2O5 का स्ट्रक्चर होगा, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. तो अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिटर्मिन करना चाहें तो सबसे पीछे है सेकंड और सबसे आगे है 1. सबसे पीछे सेकंड और सबसे आगे 1. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस. यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस गिवन है. सबसे पहले HCN की रिएक्शन एसीटोन के साथ. इस रिएक्शन में तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा. ठीक है, और उसके बाद साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट, एक्चुअली यहाँ पर अल्फ़ा वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. टोटल मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स हो गए हैं. और उसके बाद अपन इसको H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में जो एक बात मिसिंग दिख रही है वो है कि Y2Z जाते समय हमें हीटिंग भी करनी पड़ेगी, और तब डिहाइड्रेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर, और एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन भी है, कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन, इवन दो इसमें ये डेल्टा का सिंबल भी इंक्लूड होना चाहिए था. दैट्स अ लिमिटेशन और डिमेरिट ऑफ द क्वेश्चन. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, 0.44 ग्राम ऑफ अ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज 224 मिलीलीटर्स एट STP. ठीक है, तो यहाँ से अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जज करना है कंपाउंड का. तो मास दिया हुआ है, अगर अपन मोल्स फाइंड कर लें तो मोलर मास आ जाएगा. ठीक है, अगर 1 मिलीमोल गैस होती आइडियल गैस एट STP,
तो वो 22.4 मिलीलीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती। लेकिन गैस तो 224 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब गैस 10 मिली मोल्स हैं। 22.4 के कोरिस्पॉन्डिंग 1 मिली मोल, तो 224 के कोरिस्पॉन्डिंग 10 मिली मोल। 10 मिली मोल का मतलब 0.01 मोल्स। यहाँ से हमें गैस का मोलर मास मिल जाएगा, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। गैस का मोलर मास है 44 ग्राम्स पर मोल। अब अगर आपको ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा कि 44 ग्राम्स पर मोल किसका मोलर मास है, वो N2O का मोलर मास है। N2O का मोलर मास 44 ग्राम्स पर मोल है, आप चेक कर सकते हैं, बाकी किसी का नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी होगा। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। ये तो हम जानते हैं कि नाइट्राइड्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस लिबरेट करते हैं। इन द प्रोसेस हाइड्रोक्साइड बनता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। मैग्नीशियम नाइट्राइड की भी रिएक्शन जब होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस लिबरेट होती है, ठीक है। CaCN2 की वाटर से रिएक्शन पर भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ CaCO3। तो ये रिएक्शंस अगर हमने पढ़ी हुई हो, हमें पता हो, तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे के सारे कंपाउंड्स ही अमोनिया गैस लिबरेट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, अरेंज pH ऑफ द यूनिमोलिकुलर सॉल्यूशंस, इक्विमोलर सॉल्यूशंस, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन है, ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें एसिड्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखनी पड़ेगी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका pH स्मॉलेस्ट होगा। तो फॉर्मिक एसिड HCOOH इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। उससे वीकर एसिड है बेंजोइक एसिड, उससे वीकर एसिड है फिनॉल, और वीकेस्ट एसिड है इथाइल अल्कोहल। ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर pH का होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का pH सबसे कम होगा और वीकेस्ट एसिड के सोल्यूशन का pH सबसे ज़्यादा होगा। तो इथेनॉल के सोल्यूशन का pH सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड का सबसे कम, फिर फोर्थ का, फिर फर्स्ट का, और सेकंड का सबसे ज़्यादा। सेकंड का सबसे ज़्यादा, थर्ड का सबसे कम। ये बात हमें सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रही है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बी होगा। कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMNO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरस ऑक्सिलेट। तो इन दोनों को ही ऑक्सीडाइज करना है। अब इसमें समझने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि फेरस सल्फेट में सिर्फ फेरस आयंस ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन फेरस ऑक्सिलेट में फेरस आयंस के साथ साथ ऑक्सिलेट आयंस भी ऑक्सीडाइज होंगे। तो यहाँ पर अपन को ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। एसिडिक मीडियम है, ये बात भी नोट करने वाली है। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयंस Mn2+ में कन्वर्ट होंगे और फेरस आयंस फेरिक आयंस में कन्वर्ट होंगे। आप देखेंगे परमैंगनेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, एक फेरस आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर हम गेन और लॉस को बराबर लाना चाहें तो फेरस और फेरिक के फ्रंट में 5 लगाना पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है कि 1 मोल फेरस आयंस के साथ हमें 1/5 मोल्स परमैंगनेट आयंस की ज़रूरत रहेगी। ऐसे ही एक और रिएक्शन ऑक्सिलेट आयन के ऑक्सीडेशन की है। परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद Mn2+ में कन्वर्ट होगा और ऑक्सिलेट आयन बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक परमैंगनेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और एक ऑक्सिलेट आयन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। यहाँ पर अगर अपन गेन और लॉस इक्वेट करने जाएं तो परमैंगनेट के फ्रंट में 2 और ऑक्सिलेट के फ्रंट में 5 लगाना पड़ेगा। CO2 का कोफिशिएंट 10 हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल C2O4 2- के साथ हमें 2/5 मोल परमैंगनेट आयंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बात ध्यान से समझिए, आपके पास 1 मोल फेरस ऑक्सिलेट है और 1 मोल फेरस सल्फेट है। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपने पास 2 मोल फेरस आयंस हैं
और 1 मोल ऑक्जेलेट आयंस हैं। ठीक है, 1 मोल फेरस आयंस के साथ हमने ऑब्जर्व किया था कि 1 मोल फेरस आयंस के साथ 1/5 मोल परमैंगनीट आयन की ज़रूरत पड़ती है। 1 मोल ऑक्जेलेट के साथ 2/5 मोल परमैंगनीट की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास 2 मोल फेरस आयंस है, इसका मतलब हमें 2/5 मोल परमैंगनीट आयन फेरस आयन के लिए चाहिए और 2/5 मोल परमैंगनीट आयन ऑक्जेलेट आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए। टोटल हमें परमैंगनीट आयंस 4/5 मोल्स लेने पड़ेंगे फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दैट वी कैन सी इन ऑप्शन ए। 7th का आंसर ए। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, ओनली 2 isomeric monochloro derivatives excluding stereoisomers are possible for। किस केस में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव सिर्फ 2 ही बन पाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सक्लूड करते हुए? इसके लिए आपको इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए। एन ब्यूटेन वाले केस में आप क्लोरीनेशन टर्मिनल पोजीशन पे कर सकते हैं या फिर सेकेंड वाले कार्बन पे कर सकते हैं। 2 मोनोक्लोरो derivatives, 2 monochloro products excluding stereoisomers। इसके अलावा 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन। 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन में एक्चुअली अटैक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल साइट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर अटैक करा सकते हैं, ये दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं। यहाँ पर क्लोरीनेशन करा सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीनेशन करा सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीनेशन करा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। So we have multiple monochloro products. If you count 1, 2, 3, 4, 5, 6 monochloro products are possible, excluding stereoisomers. We are excluding stereoisomers. Then coming to 2-methyl propane. 2-methyl propane में अगर आप देखें तो ये सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीनेशन कराया सकता है और ये जो टर्मिनल पोजीशंस हैं ये एक जैसी हैं, इनमें से किसी भी साइड क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपन को 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर ए और सी दोनों ही हमें 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स देते हैं, इसलिए आंसर मार्क होगा डी। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, फ्रॉम B2H6 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट। कौन इनमें से प्रिपेयर नहीं हो सकता? अगेन ये रिएक्शन पता होने पर आधारित क्वेश्चन है। B2H6 की जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो B2H6 H3BO3 में कन्वर्ट हो जाता है। B2H6 की जब हम H- से या NaH से रिएक्शन कराते हैं तो ये NaBH4 में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन B2H6 को B2CH3 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, इसलिए 9th क्वेश्चन का आंसर होगा डी। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, AB हैज़ जिंक सल्फाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रेडियस ऑफ कैटायन दे रखा है, हमको रेडियस ऑफ एनायन फाइंड करना है। तो अगर आपको जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर पता हो तो इसका मतलब ये होता है कि A+ जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा और B- FCC लैटिस पॉइंट्स पर। B- will occupy all FCC लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, इन एन अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल, एक आइडियल क्रिस्टल अगर हम अज्यूम करें, एक अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल अगर हम अज्यूम करें तो उसके अंदर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो एक अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल में 0.225 होना चाहिए। दिस इज़ द रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड में जाने के लिए रेडियस रेशियो 0.225 होता है। बस यहाँ से फिर मैं रेडियस ऑफ एनायन फाइंड कर सकता हूँ। कैटायन की रेडियस है 22.5 पिकोमीटर, इसको 0.225 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ रही है 100 पिकोमीटर्स, विच वी कैन सी इन ऑप्शन ए। 10th का आंसर ए। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, when a small amount of HCl is added to an aqueous solution of BiCl3, a white precipitate is formed। अगेन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। BiCl3 एक्चुअली वाटर से रिएक्ट करके BiOCl में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है ना। और ये BiOCl एक वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, इसी का प्रेसिपिटेट बनता है। ये BiOCl बाद में HCl में डिसॉल्व भी हो जाता है, बट इनिशियली जो प्रेसिपिटेट बनता है वो बिस्मथ हाइपोक्लोराइट का ही प्रेसिपिटेट है। 11th का आंसर C होगा। ठीक है, कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, एल्काइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद NaCN। एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन NaCN के साथ हुई तो एल्काइल साइनाइड बना, और स्मॉल अमाउंट में एल्काइल आइसोसाइनाइड भी बना। ये दो प्रोडक्ट्स क्यों बन पाए? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि NaCN में जो ये Cn माइनस है, ये एक एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो लोन पेयर डोनेशन दो साइड से कर सकता है, बट कार्बन जो है वो बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण एक बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इसी वजह से कार्बन की तरफ से अटैक ज़्यादा हो रहा है और मेजर प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड बन रहा है। लेकिन जो माइनर प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन की साइड से अटैक होकर भी मिल सकता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड भी मिलेगा माइनर अमाउंट्स में, मेजर अमाउंट में एल्काइल साइनाइड। ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलने का कारण है कि साइनाइड आयन एक एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बट दो तरफ से अटैक कर सकता है, इस वजह से दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, अदरवाइज आपको दूसरे ऑप्शंस भी सही लग सकते हैं, बट करेक्ट रीजनिंग C है। कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, आपको बेसिसिटी ऑफ द डाइऑक्साइड का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर अपन को ये पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर, और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। तो कार्बन फैमिली में अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज हो रहा है। CO2 का बेसिक नेचर सबसे वीक है और PbO2 का बेसिक नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये बात हमको सेकंड ऑप्शन में नज़र आएगी। कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है एक हाइपोथेटिकल गैस फेज रिएक्शन का। शुरुआत में हमारे पास 1 मोल है चारों गैसेस के, 10 लीटर कंटेनर है। व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गैशियस? ठीक है, तो सबसे पहले अपन Q जज कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। Q की वैल्यू, QC की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। आप देखेंगे कि वॉल्यूम वाला टर्म ऊपर नीचे फुल्ली कैंसिल हो जाएगा। 1/10 कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल, इनको लेकर अगर आप Q फाइंड करेंगे तो Q1 आ रहा है जो कि KC से ज़्यादा है। अगर QC KC से ज़्यादा है तो नेट रिएक्शन किधर जाएगी? नेट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, शुरू में एक ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर है। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 0.1 मोलर से बड़ा आएगा। इसका मतलब A और B ऑप्शंस तो रूल्ड आउट हो गए। रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाली है। आंसर या तो C होगा या फिर D होगा। चलिए अब रिएक्शन को बैकवर्ड्स लेकर चलते हैं। अगर हम रिएक्शन को बैकवर्ड्स लेकर जाएं तो हम देखेंगे कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन में आने वाले चेंज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इक्विलिब्रियम पर अगर C के मोल्स X अमाउंट से कम हुए तो D के भी X अमाउंट से कम होंगे, A के मोल X अमाउंट से बढ़ेंगे, B के मोल भी X अमाउंट से बढ़ेंगे। यहाँ से फिर हम KC का एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स KC विच इज़ 0.25। ऑब्जर्व करो कि वॉल्यूम वाले टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गए हैं। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव रूट के लिए सॉल्व करेंगे जो कि आएगा 0.5। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो 1.5x की वैल्यू 0.5 आ रही है, या फिर x की वैल्यू 1/3 आ रही है।
x की वैल्यू तो 1/3 आ गई। इसका मतलब जो A के मोल्स हैं वो 1/3 अमाउंट से बढ़े हैं, 1 + 1/3 मोल्स हो गए हैं, जबकि वॉल्यूम है 10 लीटर्स। ये डिवीजन करने पर अपन को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, जो कि आप देखेंगे आएगी 0.133 मोलर। तो A की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.133 मोलर, विच कैन बी क्लियरली सीन इन ऑप्शन C। 14th का आंसर C होगा। ठीक है, कमिंग टू द 15th क्वेश्चन। When strong base NaOH is added to the weak acid acetic acid, dissociation of acetic acid increases. This effect is known as। असल में क्या होता है, एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट करके एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयंस बनाता है। लेकिन जब हम NaOH ऐड करते हैं तो NaOH इन हाइड्रोनियम आयंस को कंज्यूम कर लेता है। हाइड्रोक्साइड आयंस इन हाइड्रोनियम आयंस को कंज्यूम कर लेते हैं और H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट एसिटिक एसिड से बन रहा है इसका अमाउंट कम हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा फेवर होगी। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अपन ने H3O+ का एक काउंटर आयन इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा आयन जो H3O+ को कंज्यूम करे, और ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने वाली दिशा में जाएगी। इस इफेक्ट को अपन नाम देंगे रिवर्स आयन इफेक्ट। हमने एक ऐसा आयन इंट्रोड्यूस किया जो H3O+ का रिवर्स आयन है, जो H3O+ को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखकर भी हम जज कर सकते हैं कि आंसर बी ही होना चाहिए। थोड़ा स्मार्टली अगर सोचें तो आंसर समझ में आता है। कमिंग टू द 16th क्वेश्चन। इथाइल ब्रोमाइड की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एक्चुअली सिल्वर हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट है, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, साथ साथ AgBr का प्रेसिपिटेशन होगा। तो जो मेन प्रोडक्ट है, जो कंसर्न प्रोडक्ट है, वो है इथेनॉल। 16th का आंसर A होगा। राइट, कमिंग टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में हमारे पास KCl.MgCl2.6H2O है। ये एक्चुअली एक हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट है। ठीक है, इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट क्योंकि इसमें KCl और MgCl2 दो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। ये कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए नहीं हैं। ये सिंपली एक डबल सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर आयनिक स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट हैं। 17th का आंसर बी। कमिंग टू द 18th क्वेश्चन। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, RCl AlCl3। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और एल्काइल बेंजीन्स हमें मिलते हैं। अगर हम ऑप्शंस केयरफुली देखें तो ये बात हमें फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आएगी। 18th का आंसर A। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन। A gas absorbs 200 joules of heat and expands by 500 centimeter cube against a constant pressure of 2 × 10⁵ Newton per meter square. Change in internal energy of the gas will be। अगर हम केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन फॉलो करें तो डेल्टा U का एक्सप्रेशन बनता है Q + W, where Q is heat absorbed and W is work done on the system। वर्क डन ऑन द सिस्टम को केमिस्ट्री में पॉजिटिव माना गया है। Q तो है 200 जूल्स
वर्क डन ऑन द सिस्टम का एक्सप्रेशन बनता है पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल यहाँ पर है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में आने वाला चेंज 500 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको अपन मीटर क्यूब में बदल लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये वाली क्वांटिटी अगर आप एवेल्यूएट करें तो आप देखेंगे ये वैल्यू 100 जूल्स आएगी। ये क्वांटिटी जूल्स में आएगी फाइनली 100 जूल्स, ठीक है। 200 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 100, मतलब 200 जूल तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और -100 जूल वर्क हो रहा है, तो डेल्टा यू हो जाएगा +100। इंटरनल एनर्जी में 100 जूल्स का इंक्रीमेंट आएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। ध्यान से समझिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स जो कि हमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी के बारे में बताएंगे। ऑब्जर्व करो, फेरस से आयरन से फेरस जाने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.4 है, फेरस से फेरिक जाने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे ही Fe से FeOH होल ट्वाइस बनाने का पोटेंशियल और FeOH होल ट्वाइस से FeOH होल थ्राइस बनाने का पोटेंशियल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इट इज़ ईजियर टू ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक इन। फेरस से फेरिक का ट्रांसफॉर्मेशन एसिडिक मीडियम में ईजियर है या बेसिक मीडियम में ईजियर है थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? उसका जवाब है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ही ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। एल्कलाइन मीडियम में फेरिक आयन में कन्वर्जन ईजियर है। 20th का आंसर बी। कमिंग टू 21st क्वेश्चन। हाइड्रेटेड प्रोटॉन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा? ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। वैसे तो हाइड्रेटेड प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है, पर ये जो H3O+ आयन है ये भी वाटर में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस या आयन डायपोल अट्रैक्शंस भी आप इनको कह सकते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो हाइड्रोनियम आयन में दिख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो कुल मिलाकर जो H+ आयन था अपना, वो 1, 2, 3, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड है। कुल मिलाकर उसका फॉर्मूला बन जाता है H9O4+, H2O होल 4+, which is equivalent to H9O4+, right? Third option is correct. Coming to 22nd question. एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल बीइंग एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। For a charged particle which is accelerated from rest, डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बनता है H/√2mQV। Q का अपन को मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, और इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान में रखें और प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करें तो एक्सप्रेशन बन जाएगा √m⁡Q⁡/m प्रोटॉन Q प्रोटॉन। वन को पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4 2+, और एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मुकाबले 4 टाइम्स होता है और चार्ज प्रोटॉन के मुकाबले 2 टाइम्स होता है। तो ये रेशियो आ रहा है √8, इसको अपन लिख सकते हैं 2√2। 2√2:1 ये रेशियो होगा, जो कि हमें 4th ऑप्शन में नज़र आ रहा है। कमिंग टू 24th क्वेश्चन। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन का 25 डिग्री सेल्सियस पर। सॉल्यूट ए का बेंजीन में डिज़ोल्व करने पर वेपर प्रेशर 630 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाता है। यहाँ पर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला।
डेल्टा पी बाय पी नॉट ऑफ बेंजीन equals mole fraction of solute. Relative lowering in vapor pressure equals mole fraction of solute. Lowering in vapor pressure आप देख सकते हैं 10 mmHg आया है, P नॉट है 640 mmHg. ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन. डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करने होते थे, लेकिन उस बात को हमने नेग्लेक्ट किया है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन. मोल्स ऑफ बेंजीन को लिख देता हूँ मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, जो कि ऊपर आ जाएगा 78 ग्राम्स पर मोल होगा. और दूसरी तरफ अपने पास क्वांटिटी आ रही है 1/64. राइट. अब अगर आप देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को ही मोलैलिटी कहा जाता है. राइट. अब हमें क्या करना है, इस मास को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है. मास ऑफ बेंजीन को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो ये क्वांटिटी किलोग्राम्स में आ जाएगी, लेकिन 1000 से डिवाइड करने के साथ साथ अपन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल क्वांटिटी चेंज ना हो. ठीक है, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम्स आ गया. राइट हैंड साइड में आ गया 1000/64 इंटू 78. यही कैलकुलेशन हमको करनी है. इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो ये वैल्यू 12.8/64 आती है, जो कि 0.2 है. तो मोलैलिटी, ये वाली क्वांटिटी मोलैलिटी है. मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैज़ कम आउट टू बी इक्वल टू 0.2 molal. Right, which we can observe in option A. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 25th क्वेश्चन पर आते हैं. जेमिनल डाइहेलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स. जेमिनल डाइहेलाइड का मीनिंग क्या है कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं. उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्लोरीन ग्रुप्स हट के OH ग्रुप्स आ जाएंगे. और जब हम एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप्स देखते हैं, जैम डाइऑल देखते हैं, तो उसमें से वाटर का लॉस होता है और ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन में. ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा. 25th का आंसर C. कमिंग टू 23rd question. Finely divided iron combines with carbon monoxide to give. अभी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ को कंबाइन करके आयरन पेंटा कार्बोनिल बनाता है. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इसका आंसर A होगा. ठीक है. कमिंग टू द 26th क्वेश्चन. थोड़ा सा ऑर्डरिंग जम्बल्ड अप हो गई, 23rd क्वेश्चन बाद में आया. नेवरदलेस हमने सॉल्व तो सारे क्वेश्चंस किए हैं अभी तक. 26th क्वेश्चन पर आते हैं. द नंबर ऑफ मीज़ोफॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड इज़. इसके कितने मीज़ोफॉर्म्स बन सकते हैं? तो ये बात मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करके बताता हूँ. मीज़ोफॉर्म का मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसमें कायरल सेंटर्स तो हों, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ओवरऑल अकायरल हो. जैसे ये एक मीज़ो कंपाउंड है, ये और इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो आइडेंटिकल होंगे. इसके अलावा एक मीज़ो फॉर्म ऐसे भी बन सकता है कि हम ये H और OH इसी तरह से रखें, लेकिन सेंट्रल कार्बन पर H और OH के पोजीशंस एक्सचेंज कर दें. ऐसा करने पर भी ये कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड ही रहेगा. ये और इसका जो मिरर इमेज होगा वो आइडेंटिकल माने जाएंगे, उनको 2 काउंट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर अपन को बेसिकली 2 मीज़ो कंपाउंड्स मिल रहे हैं. 26th का आंसर A. कमिंग टू 27th क्वेश्चन.
In which of the following reactions the increase in volume of the container will favor the formation of products? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब टोटल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्टिंग गैसेस का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब नेट रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? प्रेशर बढ़ाने वाली दिशा में, गोज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैस मोल्स, हायर गैस मोल्स की डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी टू इंक्रीज टोटल प्रेशर। तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट वाले केस में कार्बन सॉलिड है, फॉरवर्ड जाने से ही प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सेकेंड वाले रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड वाले केस में आप देखेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी प्रेशर बढ़ाने के लिए, और फोर्थ वाले केस में भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हमें फॉरवर्ड ले जाना है, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर होगी। 27th का आंसर ए। 28th क्वेश्चन पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? SO3 इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। SO2 के ऑक्सीडेशन से SO3 बनता है। यहाँ पर V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। SO3 की ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है गैशियस स्टेट में, ये बात भी सही है। SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, यही इसकी रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं, ये बात भी यहाँ पर दिख रही है, स्टेटमेंट भी सही है। SO3 गैस शोज़ मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन इन H2SO4, ये बात गलत है, इसी को अपन मार्क करेंगे। वैसे तो SO3 गैस वाटर में भी सॉल्यूबल है, वाटर के साथ डिज़ोल्व होके ये H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन SO3 गैस एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में और भी ज़्यादा सोल्यूबल है, और यहाँ पर ये H2S2O7 फॉर्म करती है, जिसको अपन बोलते हैं ओलियम। इसकी सॉल्युबिलिटी H2SO4 में ज़्यादा है। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। कमिंग टू 29th क्वेश्चन, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ किस किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फर्स्ट वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लीनियर वेरिएशन मिलता है, λm इक्वल्स λm0 माइनस a/√c, लीनियर वेरिएशन मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड के लिए एक नॉन लीनियर वेरिएशन मिलता है, और हायर डाइल्यूशन पर लैम्डा फिर फास्टर इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 30th question, what is the minimum pH required to prevent the precipitation of zinc sulfide in a solution that is 0.01 molar zinc chloride and saturated with 0.1 molar H2S? तो अपन को जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन स्टॉप करना है। लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं जिसमें जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो। To be able to just prevent the precipitation of zinc sulfide, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो KSP के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से फिर हमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है 10⁻⁻21 KSP वैल्यू है, और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। यहाँ से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है 10⁻⁻19 मोलर। अब अपन को H2S के ओवरऑल डिसोसिएशन की रिएक्शन भी कंसिडर करनी है। ओवरऑल डिसोसिएशन की रिएक्शन कंसिडर करेंगे तभी हमें pH वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि H2S की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए वही हमें फाइंड करना है एक तरह से। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻19 मोलर है, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 और K2 का प्रोडक्ट है, क्योंकि H2S एक डायप्रोटिक एसिड है, 2 स्टेप में डिसोसिएट करता है, और ओवरऑल डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 × K2 होता है, जो कि 10⁻⁻20 है। तो 10⁻⁻20 हो गया H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.1।
यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर मिलेगी, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग लॉग लेने पर माइनस का साइन लगाने पर pH वैल्यू आएगी 1। अगर pH वैल्यू 1 है तो फिर ZnS का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा लिमिटिंग केस में। 30th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 31st क्वेश्चन, मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इज। इलेक्ट्रोलिसिस की जो रिएक्शन होगी वो इसकी ऑपोजिट रिएक्शन होगी एक्चुअली, 2/3 Al2O3, जिसमें हम Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइज करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन इन्वॉल्व है और 4 इलेक्ट्रॉन्स का ही लॉस इन्वॉल्व है, n फैक्टर 4 है। डेल्टा G0 होता है -NF E0। यहाँ से हमें E0 सेल मिल जाएगा। इस रिवर्स रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 जो है वो 827 किलोजूल पर मोल होगा। रिएक्शन को रिवर्स करने पर डेल्टा G0 का साइन भी चेंज हो जाता है। तो E0 सेल आएगा -827 इंटू 10⁻3, एन फैक्टर है 4, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू है 96,500, राइट। ये वैल्यू आने वाली है वोल्ट्स में। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू -827 अपॉन 386 आएगी, जो कि 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 2.14। ये तो E0 सेल आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल वोल्टेज अपन लगाएंगे वो 2.14 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम EMF जो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए चाहिए वो 2.14 वोल्ट्स होगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस एक एक्सटर्नल बैटरी की मदद से कराई जाएगी, जिसका वोल्टेज कम से कम 2.14 वोल्ट्स तो होना ही चाहिए। 32nd क्वेश्चन, विच अल्फ़ा अमीनो एसिड डज नॉट कंटेन प्राइमरी अमीनो ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स एक्चुअली पता होने चाहिए। जब तक आपको स्ट्रक्चर्स पता नहीं है तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उस लिहाज से ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर एक्चुअली प्रोलीन है। प्रोलीन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक अमीनो एसिड ज़रूर है लेकिन इसमें जो अमीन ग्रुप है वो प्राइमरी नहीं है, 2 डिग्री अमीन ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन ग्रुप है। थ्रियोनीन में जो स्ट्रक्चर है उसमें तो प्राइमरी अमीन ग्रुप ही है हमारे पास। इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये 1 डिग्री अमीन ग्रुप है। और लाइसीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्चुअली 2 NH2 ग्रुप्स हैं, दोनों के बीच में 5 कार्बन्स और आ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन्स। Then on this carbon we have NH2 and COOH। इस तरह का स्ट्रक्चर है लाइसीन का। इसमें भी ये 1 डिग्री अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर पता ना हो तो ये क्वेश्चन छोड़ने में ही भलाई है। 33rd क्वेश्चन पर आते हैं। अपन को 1 मोल ऑफ Ag प्लस सॉल को कोएगुलेट करना है। कोएगुलेट करने के लिए एक्चुअली अपन को Agi को प्रेसिपिटेट कराना पड़ेगा और Ag प्लस के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट हो सकता है, क्योंकि Agi एक वाटर इनसॉल्यूबल कंपाउंड है। हमारे पास 1 मोल Ag प्लस आयंस है तो हमें 1 मोल आयोडाइड आयंस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और 1 मोल आयोडाइड आयंस Ki के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। 33rd क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 34th क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट को अगर y एक्सिस पर रखें और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को x एक्सिस पर रखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी।
straight line passing through origin. Slope is also going to be positive as you can see with the value of k coming in. तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी. ए सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी सही नहीं है, बी करेक्ट है. कमिंग टू 35th क्वेश्चन. 35th क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर एलिमिनेशन कराने की कोशिश की गई है. ठीक है, अब ये बेसिकली एलिमिनेशन एक्वस मीडियम में ही हो सकता है. वैसे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की संभावना ज़्यादा है क्योंकि एलिमिनेशन के लिए बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए. तो यहाँ पर E2 मैकेनिज़्म तो रूल्ड आउट है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं. इसका मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़ेगा अगर हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है. तो इनिशियली कार्बोकेटायन तो ये बनेगा जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन ये फिर रीअरेंज करेगा मीथेनाइट शिफ्टिंग के ज़रिए. मीथेनाइट शिफ्ट के बाद ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाएगा और फिर यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं. हीटिंग करना इंडिकेट कर रहा है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट कराने की कोशिश की गई है क्योंकि हायर टेम्परेचर्स पर एलिमिनेशन फेवर्ड होता है. तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. आप देख सकते हैं ये सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है. कमिंग टू 36th क्वेश्चन. इलेक्ट्रोलिसिस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम. नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. इसके इलेक्ट्रोलिसिस से एक साइट पर रिडक्शन होता है और एक साइट पर ऑक्सीडेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो है पैरा अमीनो फिनॉल. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये बात पता होनी चाहिए. नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो गया और इधर नीचे वाले कार्बन पर ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, पैरा अमीनो फिनॉल इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा. हालांकि इंटरमीडिएट के तौर पर C6H5NHOH भी बनेगा एज एन इंटरमीडिएट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पैरा अमीनो फिनॉल है. कमिंग टू 37th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएजेंट्स कैन प्रोवाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ द फॉर्मूला. अब जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसके जो 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स बन सकते हैं वो ये हैं. पेंटा अमीन ग्रुप तो अंदर ही रहेगा, या तो अपन सल्फेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रख सकते हैं या फिर ब्रोमाइड ग्रुप को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रख सकते हैं. ये इसके 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं. और इसमें अगर आप ऑप्शंस पढ़ें तो BaCl2 हमारे लिए कारगर डिस्टिंग्विशिंग एजेंट हो सकता है क्योंकि BaCl2 के साथ फर्स्ट वाले केस में BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है. सेकेंड वाले केस में BaBr2 बनेगा जो कि वाटर सोल्यूबल है. सेकेंड वाले केस में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, फर्स्ट वाले केस में प्रेसिपिटेशन होगा. एंड दैट विल एक्ट एज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन द 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स. 37th का आंसर ए. 38th क्वेश्चन. 38th क्वेश्चन में जिस बात पर अपन को ध्यान देना है वो ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अलग अलग स्टेप्स में लाए गए हैं, एक साथ नहीं लाए गए हैं. तो पहले स्टेप में जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो वैसे तो NHCOCH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पोजिशन हाईली ब्लॉक्ड है, इसलिए सल्फोनेशन पैरा पोजिशन पर हो जाएगा. फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होगा. नाइट्रेशन, और अब नाइट्रेशन के लिए सिर्फ ऑर्थो पोजिशन अवेलेबल है, वहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगा. उसके बाद जब हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने से ये जो सल्फोनेशन की प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाती है. सल्फोनेशन की प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, आपने पढ़ा होगा. H2SO4 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा और फाइनली जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिक मीडियम में तो ये एसिटाइल ग्रुप भी यहाँ से हट जाएगा एंड वी विल गेट अमीन एनिलीन. ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन is going to be the final product, 2-nitroaniline.
तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले सल्फोनेशन हो रहा है, बाद में नाइट्रेशन हो रहा है, और सल्फोनेशन की प्रोसेस रिवर्सिबल है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही करना इतना आसान नहीं रहेगा। 39th क्वेश्चन पर वेरिएशन ऑफ डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन अगेंस्ट टेम्परेचर फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है और एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर नहीं होती टेम्परेचर बढ़ाना उनके अगेंस्ट जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, नॉट बाय रेजिंग ऑफ टेम्परेचर। 39th का आंसर बी, राइट। कमिंग टू 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 4 ऑक्सो एसिड्स हैं। वैसे तो हमें लगेगा, इंट्यूशन ही आएगा कि जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है उसी की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मोर कोवेलेंट होता जाता है। दिस क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम्स मोर कोवेलेंट एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, और इस वजह से HClO4 की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हायर थर्मल स्टेबिलिटी, एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इन सब में एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HOCl है, नॉट HClO4। ठीक है, ये बात अपन को अगेन पता होनी चाहिए, तभी अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 41st क्वेश्चन, मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। थोड़ा जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेड इज़ द मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। 42nd क्वेश्चन पर आते हैं। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जज करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज़ होता है वो उसको बनाने वाले एटम्स के रेडियस का 0.225 टाइम्स होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फॉर्म करने वाले एटम्स के रेडियस का 0.414 टाइम्स होता है। ये फैक्ट्स हैं, इनको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटा है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 43rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इमीन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इमीन फॉर्मेशन जो है वो या तो अमोनिया के साथ होती है या फिर 1 डिग्री अमीन्स के साथ होती है। 2 डिग्री अमीन्स के साथ एक्चुअली इनामीन का फॉर्मेशन होता है। तो ए तो 2 डिग्री अमीन है, NH4Cl के साथ होगा नहीं, ये 3 डिग्री अमीन है, इसके साथ भी नहीं होगा। C6H5NH2 के साथ हो जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन है। अगर इसको अपन किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पहले ये इसका लोन पेयर अटैक करेगा, फिर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, और फिर वाटर का लॉस होगा। इस तरह से वाटर के लॉस के बाद हमारे पास इमीन बचेगा। मीन्स अपने आप में वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन इमीन। 4th ऑप्शन आंसर है 43rd क्वेश्चन का। कमिंग टू 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें आप देखें क्लोरीन ग्रुप की पोजीशन ही डिफरेंट है। क्लोरीन ग्रुप जितना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास में लगा रहेगा उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आएगी। तो 2-क्लोरोपेंटेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी सबसे ज़्यादा है।
तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप COH ग्रुप के सबसे पास में लगा हुआ है। कमिंग टू 45th क्वेश्चन, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में कौन सा फैक्ट सही है? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2/K। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब A⁻0। तो ये फैक्ट हमें ऑप्शंस में ऑब्जर्व करना है, जो कि हम क्लियरली थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं। So that's it about the test paper. These were the 45 questions that we had to discuss. Overall ये टेस्ट पेपर मुझे slightly difficult side पर लगा, not very easy to score. कुछ रटने वाले questions भी थे, कुछ slightly difficult side पर questions भी थे. I would say that any score in excess of 150 is very good in this test paper. ठीक है ना? And scoring between 130 to 150 is also pretty good. हाँ, अगर आपका जो स्कोर है वो 130 से नीचे जा रहा है, 125 से नीचे जा रहा है, तो it is less than satisfactory. For a student who is preparing sincerely and has prepared sincerely, any score below 130 is not satisfactory in this test paper, I would say. लेकिन अगर ऐसा स्कोर आपका आया है तो डिसहार्टेंड ना हो, मेहनत करें और बेहतर स्कोर करने की कोशिश करें। मेन अपॉर्चुनिटी तो आगे आएगी। चलिए मिलेंगे फिर किसी टेस्ट के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।